सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल? वधिया सारे तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। और फिर वही चेहरा, वही शक्ल आपको एक बार फिर देखने को मिल रही है। जीएसटी अमेंडमेंट क्लास 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 अमेंडमेंट क्लास हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अमेंडमेंट नंबर 1 आईटीसी की, वो हमने कंप्लीट कर ली। अमेंडमेंट क्लास 2 में हमने कौन सी अमेंडमेंट डिस्कस की थी? एक तो पेमेंट वाला चैप्टर और एक जीएसटी कॉम्पनसेशन एक्ट। टोटल 3 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें 2 चैप्टर कंप्लीट करने। एक तो अमेंडमेंट हमें डिस्कस करनी है, एक जो अमेंडमेंट आई है रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में वो डिस्कस करनी है। एक आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, अमेंडमेंट आई है इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाले चैप्टर में, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और एक बात बताऊं, आज के अमेंडमेंट क्लास से पहले क्या करना है, यहां से पकड़ के ना यूट्यूब का जो बटन है यहां से पकड़ के मोड़ दो। अच्छा, कई बच्चे, कल मैं देख रहा था कई बच्चे, भाई साहब कल 3-4 बच्चों ने गुस्से में आके डिसलाइक कर दिया। बच्चा कहता है गाबा सर की ऐसी की तैसी, जितनी मर्जी मेहनत करें हम लाइक नहीं करूंगा, हम जिंदगी में नफरत करने आया हूं सर। अरे नालायको, क्यों इतनी नफरत करने के लिए आए हो? अच्छी अच्छी बातें किया करो। हाँ, ठोक दो लाइक फटाफट से और सारे बच्चों को शेयर कर दो। जितने बच्चे भी आपके ग्रुप में फटाफट से 2 मिनट शेयर कर दो और फटाफट से लाइक कर दो। फिर अपनी हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है जी, चलो इधर देखो। आज हमें 2 चैप्टर में डिस्कस करने हैं। एक हमें डिस्कस करना है रजिस्ट्रेशन का, एक हमें डिस्कस करना है टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। अमेंडमेंट बहुत छोटी छोटी हैं, बट अमेंडमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहूंगा अमेंडमेंट क्लास 1 और 2 जितनी इंपॉर्टेंट क्लास थी ना, उससे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्लास जो है आज की हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 3 है। क्योंकि जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं वो लिमिट बेस्ड अमेंडमेंट आई हैं, और आप सब जानते हो हमारे इंस्टीट्यूट का लिमिट से बहुत गहरा नाता है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं वो लिमिट बेस्ड बने हैं। तो आज के अमेंडमेंट क्लास में से कम मैं 2-3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके एग्जाम में आने चाहिए। तो सारे बच्चे एक बार सीधो के बैठ जाओ। ओए सीधो के बैठो, पहले सीधो के बैठो। मतलब तुम्हारे घर वाले तुम्हें सीधो के बिठाने को बोलते नहीं क्या? मतलब ऐसे चेयर पे ऐसे लेट के बैठ जाते हो नालायको, सीधो के बैठ जाओ। हद हो गई बिल्कुल ही तुम्हारी। चलो इधर देखो ध्यान से। अच्छा, नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं जी, नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। एक बार फटाफट से टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ जी, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। ये नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1 पहले डाल चुका हूं, पार्ट नंबर 2 भी पहले डाल चुका हूं, पार्ट नंबर 3 आज के अमेंडमेंट क्लास अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। ठीक है जी। अच्छा, इधर देखो ध्यान से। अब अमेंडमेंट क्लास जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन के चैप्टर की। फिर अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाले चैप्टर की। आई होप आपको 2 अमेंडमेंट क्लास समझ में आ गई होंगी। जिनको समझ में नहीं आई, एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं पहले वो 2 अमेंडमेंट क्लास देख लेना, फिर आज के अमेंडमेंट क्लास देखना, तभी आपको मजा आएगा जी। स्टार्ट करें? हंस के दिखा दो एक बार, हंस दो ना। ओ भाई मेरा बच्चा, मेरा भिंडी कलर का। चलो इधर देखो ध्यान से और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं जी। इधर देखो ध्यान से। अब सबसे पहले अमेंडमेंट जो है ना, अमेंडमेंट फटाफट से मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। याद करो, आपने ना एक चैप्टर किया था रजिस्ट्रेशन का, याद आ रहा है? याद करो, जब आप बिल्कुल छोटे छोटे होते थे, जब आप रेगुलर बैच के अंदर आते थे, मैंने आपको क्लास में एक चैप्टर करवाया था रजिस्ट्रेशन का।
उसके अंदर मैंने कहा था कि आपके रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में ना 3 लिमिट होती हैं। एक तो 10 लाख रुपए की लिमिट होती है, एक 20 लाख रुपए की लिमिट होती है और एक 40 लाख रुपए की लिमिट होती है। अब 10 लाख रुपए की लिमिट कहाँ होती है? याद आ रहा है? वो 4 स्टेट होती हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। उन केस में 10 लाख की लिमिट होती है। फिर कुछ स्टेट में 20 लाख की लिमिट होती है। फिर मैंने कहा था कि अगर आप गुड्स में डीलिंग करोगे, एक्सक्लूसिवली गुड्स में काम करोगे, तो 40 लाख की लिमिट होती है। बट 40 लाख की लिमिट हर केस में एप्लीकेबल नहीं होती। अब वहां पे 3 गुड्स हमने बाहर निकाले थे, एक तो टबैको, एक आइसक्रीम और एक पान मसाला। याद आ रहा है? टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला। एक बार दोबारा बोलो, टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला। एक तो ये था, और फिर दूसरा क्या था? एक आइसक्रीम भी था, एक टबैको भी था और एक पान मसाला भी था। एक बच्चा कह रहा है, बार बार चैट बॉक्स में लिख रहा है, नालायक कहीं का बच्चा कह रहा है एरिएटेड वाटर आप क्यों नहीं बोल रहे? नालायक, एरिएटेड वाटर जो था ना, वो रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक में था, वो कॉम्पोजिट स्कीम वाले में था। मैं दोबारा बोल दूं सर, जो कॉम्पोजिट स्कीम में आपने की है वो 4 गुड्स थे, बट रजिस्ट्रेशन में टोटल कितने थे? 3 गुड्स थे। अब यहाँ पे ना एक अमेंडमेंट आई थी पिछली बार। अमेंडमेंट ये आई थी कि 3 गुड्स तो ये वाले थे, अब 4 गुड्स इन्होंने नए इंसर्ट किए थे। वो 4 कौन से इंसर्ट किए थे? आपको मैंने कहा था ब्रिक्स। अब वो ब्रिक्स कौन कौन सी होती हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूं जी। उसमें बस एक छोटा सा चेंज है। जो ब्रिक्स था ना, पहले जो ब्रिक्स वाला पॉइंट था, उसमें एक परसेंटेज थी 90% की। आपको पता है जो आज ईंटें होती हैं, ईंटों में ना आपको पता है वो बुरादा होता है। बुरादा मतलब जैसे मैं क्या, लकड़ी वाला बुरादा नहीं नालायक, अरे जो राख नहीं होती, राख। आपको पता है राख की भी ईंटें बनती हैं। आपने कभी देखी ऐसी ऐसी ईंटें कभी देखी आपने? ये वाली ईंटें। अब ये ईंटें किससे बनती हैं? जो राख होती है ना, राख, उससे ईंटें बनती हैं। तो उसमें ना कुछ परसेंटेज लिखी हुई थी 90% वाली। अगर आप पिछले बार के नोट्स चेक करोगे, आपको मैंने क्लास में कहा था वो 90% की परसेंटेज थी। अब वो परसेंटेज इन्होंने खत्म कर दिया। मतलब अमेंडमेंट कोई ज्यादा बड़ी अमेंडमेंट नहीं है। पहले परसेंटेज थी कि 90% इसमें राख होनी चाहिए, अब गवर्नमेंट ने परसेंटेज ही खत्म कर दी है। अब गवर्नमेंट ने कहा भाई अगर ऐसी ऐसी ईंटें हैं, चाहे उसमें कितने मर्जी परसेंट यहाँ पे राख हो, आपको हर केस में अब 40 लाख की लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। बस ये बात ध्यान दो। तो मतलब सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूं, 3 गुड्स पहले भी थे, 4 गुड्स अब यहाँ पे और जुड़ चुके हैं। टोटल 7 गुड्स ऐसे होंगे, चाहे वो हैं ये गुड्स, बट लिमिट आपको यहाँ पे 20 लाख रुपए की एप्लीकेबल होगी। 40 लाख रुपए की लिमिट इन गुड्स वाले केस में नहीं मिलेगी। बस ये बात ध्यान दो जी। अब एक बार चेक करो वो 4 गुड्स कौन कौन से हैं। देखो री, तो पहले आपने आइसक्रीम हो गया, ये आपने पहले पढ़ा होगा, आइसक्रीम हो गया जी, पान मसाला हो गया, टबैको हो गया। इन 3 गुड्स वाले, मतलब इसको हम बोलते थे टिप। याद रहे? टिप टिप टिप, बरसा पानी, पानी में आग लगा दी, ओए होए होए ओए होए होए। ठीक है जी। टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, इन 3 गुड्स वाले केस में क्या था? आपकी 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं थी, 20 लाख की थी। फिर गवर्नमेंट ने 4 नए गुड्स और ऐड किए थे। अब वो 4 गुड्स कौन कौन से थे? देखो जी, यहां पे लिखा हुआ है फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, फिर आपका हो गया ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, बिल्डिंग ब्रिक्स हो गया, अर्थन और रूफिंग टाइल्स हो गया। इन 4 गुड्स वाले केस में भी 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इनमें से किसी भी गुड्स का, तो लिमिट 40 लाख की गलती से मत करके आना। वैसे गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट है। ओए अंकल इधर देखो ध्यान से, वैसे गुड्स वाले केस में बोलो बोलो बोलो, वैसे गुड्स वाले केस में बोलो भी नालायको, वैसे गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट है। बट अगर क्वेश्चन इन 7 गुड्स का बनेगा ना, तो लिमिट आपकी 40 लाख की नहीं होगी, नॉर्मल लिमिट आपकी 20 लाख रुपए की एप्लीकेबल होगी। बट हाँ, अगर वो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, वो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, तो उन 4 स्टेट में आपको 10 लाख रुपए की लिमिट मिलेगी। बाकी सब केस में 20 लाख की लिमिट मिलेगी। इन 7 गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। एक बच्चा कह रहा है यार ये तो ना रटवाने वाली बात नहीं हो गई सर, मतलब ये ब्रिक्स जो इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं, ये ब्रिक्स होती कौन कौन सी हैं? आपको दिखाता हूं। देखो ये तो होती हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाई ऐश ब्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद ये होते हैं एग्रीगेट। आपने कभी देखिए बजरी होती है, बजरी जिससे सड़क बनती है यार, बजरी नहीं होती राख राख से कलर की बजरी होती है, ऐसे ऐसे आपने कभी बजरी देखी होगी, इसको हम बोलते हैं फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स। ये होते हैं एग्रीगेट्स, ठीक है जी। उसके बाद ये होते हैं फ्लाई ऐश ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स आपने कभी सड़कों पे ऐसी टाइलें या ईंटें अगर लगी हुई देखी होंगी, इसको फ्लाई ऐश ब्लॉक्स बोलते हैं। उसके बाद आपने रेड रेड कलर की ईंटें देखी होंगी, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्रिक्स बोलते हैं जी। फिर आपकी अर्थन या रूफिंग टाइल्स, अच्छा एक ये वाली टाइल है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपकी है अरे ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, ये तो आपकी है ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स, ठीक है जी। इसको हम बिल्डिंग ब्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद देखो फिर अगला क्या निकला हुआ है? अर्थन एंड रूफिंग टाइल्स।
अभी अगर मैं इन टाइल्स की बात करूंगा जो नीचे लगती हैं, अर्थ मतलब अर्थ पे लगती हैं या छतों पे लगती हैं, मतलब सिंपल सी बात कह रहा हूं, जो कंस्ट्रक्शन में जो ईंटें यूज हो रही हैं, चाहे वो लाल कलर की यूज हो रही हैं, चाहे वो काले कलर की यूज हो रही हैं, चाहे वो अर्थन टाइल यूज हो रही हैं, चाहे वो रूफिंग टाइल यूज हो रही हैं, जो भी मटेरियल यूज हो रहे हैं ना, अब गवर्नमेंट कह रही है भैया इन केस में 40 लाख की लिमिट नहीं देंगे, बस ये बात ध्यान दो जी। तो सिंपल से एक बात ध्यान दो, जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, हाँ जी आप मुझे आंसर दो। भाई साहब ओए इधर, बच्चा कह रहा डर जाता हूं, आप एकदम बोल दे तो हो जाता है पता नहीं, तो फिर मेरे को आंसर क्यों नहीं देते आप? जल्दी बोलो फटाफट से। अब टोटल कितने गुड्स निकल के आ रहे हैं? सारे बच्चे बोल दो टोटल कितने गुड्स निकल के आ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर ये बैठा कैसे है? नालायक हो यार, इधर फोटो नीचे करना था पहले, पता नहीं यार तुम कुछ भी देख लेते, वो ईंटें लगा रहा है। बच्चा कह रहा है कैसे बैठा, पानी पकड़ा दो इसको। हद हो गई यार तुम्हारी, बिल्कुल ही तुम बिल्कुल ही नालायक बच्चे हो, डर्टी माइंड है तुम्हारा। इधर देखो ध्यान से। हाँ अब मेरे को बताओ टोटल कितने गुड्स निकल के आ रहे हैं? 7 गुड्स निकल के आ रहे हैं। इन 7 गुड्स में क्या 40 लाख की लिमिट मिलेगी? नहीं मिलेगी। इनको छोड़ के जो भी गुड्स होंगे क्या 40 लाख की लिमिट मिल सकती है? आंसर इज यस। अब 7 गुड्स कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया टिप टिप बरसा पानी, टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला। 4 गुड्स हमारे हो गए। 4 कौन से हो गए? ब्रिक्स हो गए। अब ब्रिक्स आपके अलग अलग तरह की हैं, ये नाम एक बार आपको जरूर दिमाग में लेके चलनी है। वैसे नॉर्मल सिंपल सी बात है, एक तो फ्लाई ऐश ब्रिक्स हो गया, एग्रीगेट्स हो गया, ब्लॉक्स हो गया, फिर अगला क्या हो गया? ब्रिक्स फॉर फॉसिल मिल्स हो गया, फिर बिल्डिंग ब्रिक्स हो गया, और फिर अर्थन और रूफिंग टाइल्स हो गया। ये टोटल मिला के 7 गुड्स हो चुके हैं जिनमें 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। तो देखो ये अमेंडमेंट नंबर 1 बिल्कुल बच्चों वाली अमेंडमेंट है। क्या लिखा है? जो 40 लाख की लिमिट है वो गुड्स वाले केस में एप्लीकेबल होगी, बट इन केस में एप्लीकेबल नहीं होगी, बस ये बात ध्यान दो। डन है। तो टोटल 7 गुड्स यहां पे निकल के आ रहे हैं। गलती से भी, हेलो भाई साहब ओए, गलती से भी यहां पे आपने एरिएटेड वाटर नहीं लिख के आना। वो कॉम्पोजिट स्कीम में आपके 4 गुड्स थे, यहां पे 3 और 4 7 हैं, वहां पे 4 और 4 8 हो चुके हैं। तो कॉम्पोजिट वाले चैप्टर में 8 गुड्स हैं और रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में 7 गुड्स हैं, बस ये बात ध्यान दो। बात समझ में आ रही है? चलो अब आ जाओ अगली अमेंडमेंट जो है, अगली अमेंडमेंट जो है इस चैप्टर के अंदर सेक्शन नंबर 29 में है। याद करो सेक्शन नंबर 29, आपको मैंने क्लास में कहा था कि कुछ केस में डिपार्टमेंट हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। एक बार दोबारा बोलो, मैंने क्या बोला? कि मैंने क्लास में कहा था कि कुछ केस में डिपार्टमेंट हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। अब वो किस किस केस में कैंसिल कर सकता है? तो सेक्शन 29 में कुछ डिफाइन किया हुआ था। उस सेक्शन 29 में जो पॉइंट्स लिखे थे ना, उसमें चेंजेस आए हैं। अब वो चेंजेस क्या हैं? बच्चा कह रहे चेंजेस तो पहले बाद में बताओ, पहले ये बताओ पुराना लॉ क्या था, फिर नया लॉ क्या है जी। अब पहले मैं आपको बता रहा हूं पुराना लॉ क्या था। आप में से कौन सा बच्चा मेरी क्लास में इंटेलिजेंट है? एक बार हाथ खड़ा करके दिखाओ, हाथ खड़ा करो। अरे नालायक हाथ खड़ा कर लो ना, तुम्हें यार हद हो गई बिल्कुल। तुम्हें लग रहा है मैं आपके सामने बैठा नहीं हूं, आपके सामने बैठा हूं मैं। एक बार हाथ खड़ा करके दिखाओ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। अब एक बात मेरे को बताओ, कौन कौन सा बच्चा मेरे को क्लास में इंटेलिजेंट है? सारे बच्चे अब सब बोल रहे हैं इंटेलिजेंट है, तो आप मुझे आंसर देना। याद है एक फॉर्म नंबर होता था जो हमने क्लास में किया था, GST PMT 08। अब सबके हाथ नीचे हो गए। बच्चा कह रहा मैं तो नहीं था, मैंने तो नहीं हाथ खड़ा किया था। याद करो GST PMT 08। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इस बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है। आप बिल्कुल सामने बैठे हो, बिल्कुल सही बोला आपने। क्या बोला आपने? कॉम्पोजिट स्कीम की जो पेमेंट करते थे, बहुत बढ़िया। जो कॉम्पोजिट स्कीम का चैप्टर था उसमें जब हम पेमेंट करते थे उसके लिए था GST PMT 08, और पेमेंट करते थे क्वार्टरली बेस पे। याद आ रही है? कॉम्पोजिट स्कीम वालों की रिटर्न कैसे भरते हैं? एनुअल बेस पे, और पेमेंट करते हैं क्वार्टरली बेस पे। और क्वार्टरली की डेट क्या होती है? अगले क्वार्टर की 18 तारीख या उससे पहले एक फॉर्म नंबर भरना था GST PMT 08, जिसके थ्रू हम पेमेंट करते थे कॉम्पोजिट स्कीम वालों की। ठीक है। अब अभी तक ना लॉ में ये लिखा हुआ था कि अगर आपने लगातार पेमेंट करने में 3 डिफॉल्ट कर दिए, मतलब मैं कॉम्पोजिट स्कीम में कवर हूं, मान लो मैं सेक्शन 10 में कवर हूं। इधर सुनो ध्यान से, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसको मजाक मत लो सर। मैं चाहूं तो GST के अमेंडमेंट एक क्लास लेके 2 घंटे में निबेड़ दूंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि अमेंडमेंट क्या थी, कैसे हुई। जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे फिर आप मुझे कहोगे सर ये तो आपने बताया नहीं था, और अभी आप मेरी बात सुन नहीं रहे। तो मैं डेली 1 घंटे की क्लास इसलिए डाल रहा हूं ताकि डेली जो मैं पढ़ा रहा हूं आपके दिमाग में सेट हो जाए। और आप अभी कर रहे हो बातें, डांट खाने वाली बात कर रहे हो आप। सुनना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बात मेरे को बताओ जी, आपने मान लो मैं सेक्शन 10 में कवर हूं। सेक्शन 10 का मतलब क्या है? मैंने कॉम्पोजिट स्कीम ली है। अब अगर मैंने कॉम्पोजिट स्कीम लिया तो आप सब जानते हो कॉम्पोजिट वालों को रिटर्न भरनी होती है GSTR 4 के अंदर। कॉम्पोजिट वालों को रिटर्न भरनी है GSTR 4 के अंदर, एनुअल 30 अप्रैल डेट होती है। और फिर एक एनुअल रिटर्न एक और भरनी होती है 31 दिसंबर या उससे पहले, वो GSTR 9A के अंदर भरनी होती है। फिर मैंने कहा था कॉम्पोजिट वाले रिटर्न भरते हैं एनुअली बट पेमेंट करते हैं क्वार्टरली।
और कब करते हैं, अगले क्वार्टर के 18 तारीख या उससे पहले, मतलब अप्रैल में जून की पेमेंट करेंगे 18 जुलाई को, जुलाई अगस्त सितंबर की पेमेंट करेंगे 18 अक्टूबर को, और फॉर्म नंबर होगा जीएसटी PMT 08, ये फॉर्म नंबर होता है। तो अभी तक सेक्शन 29 में लिखा था कि अगर किसी पर्सन ने पेमेंट करने में लगातार 3 बार डिफॉल्ट कर दिया, हम उसका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कैंसिल कर देंगे। ये अभी तक लॉ में लिखा हुआ था, अब गवर्नमेंट ने हटा दिया। अब गवर्नमेंट ने पेमेंट को ही हटा दिया। अब गवर्नमेंट ने कहा डिफॉल्ट अब हम पेमेंट का चेक नहीं करेंगे, डिफॉल्ट हम चेक करेंगे रिटर्न फाइल का। अब देखो यहां पे क्या लिखा है जी, ओल्ड लॉ में क्या लिखा था, ओल्ड लॉ ये बात कह रहा है, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिट स्कीम हैज नॉट फर्निश हिज GSTR CMP 08 फॉर 3 consecutive टैक्स पीरियड। मतलब अगर आपने लगातार GST CMP 08 ये लगातार 3 बार अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया तो आपकी RC कैंसिल कर देंगे। RC मतलब सर्टिफिकेट कैंसिल कर देंगे रजिस्ट्रेशन का। अब नया लो क्या कह रहा है, एक बार नया लो पढ़ना, नया लो बहुत ध्यान से पढ़ना जी। मान जाऊंगा अगर आपने मुझे आंसर दे दिया, मान जाऊंगा सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, एक बार पढ़ना नया लो क्या कह रहा है, कह रहे ए पर्सन, ध्यान से पढ़ना, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिट स्कीम हैज नॉट फर्निश हिज GSTR 4 फॉर ए फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न। क्या पेपर बाहर से आ गया, ये तो गाबा ने कराया ही नहीं। ये गाबा ने कब कराया भाई, आया कुछ पल्ले पड़ा, क्या कह रहे हैं, मतलब पहले क्या लिखा था, अब क्या लिखा है। पहले तो ये लिखा था कि अगर लगातार 3 पेमेंट आपने नहीं की, पेमेंट करने में डिफॉल्ट किया, आपकी RC कैंसिल कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, पेमेंट की बात कर रही है। पहले मेरे को बताओ पेमेंट की बात कर रही है या रिटर्न की बात कर रही है, रिटर्न की बात कर रही है। अब GSTR 4 फाइल करने की, पहले बताओ GSTR 4 फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। GSTR 4 फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है, सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखें जी, सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखें GSTR 4 फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है, बताना एक बार जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 10 तारीख, 13 तारीख, बहुत बढ़िया। 31 दिसंबर, भाई साहब ये देखो बस कद्दू कलर का बच्चा बैठा है, कह रहा है सर 18 तारीख होती है। इधर आओ, इधर आओ नालायकों, जो GSTR 4 फाइल करने की डेट होती है, अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, जहां पे साल खत्म होता है 30 अप्रैल या उससे पहले आपको GSTR 4 फाइल करनी होती है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, तुम GST बिना पढ़े अमेंडमेंट क्लास देख रहे हो और फिर कह रहे हो अमेंडमेंट पल्ले नहीं पड़ रही है हमारे, और अमेंडमेंट क्लास पल्ले कैसे पढ़ेंगे जब आपने पहले पढ़ा ही नहीं है। सर वो GSTR 4 की बात कर रहा है, GSTR 9A की बात नहीं कर रहा, GSTR 4 का फाइल करते हैं 30 अप्रैल या उससे पहले। अब सोच के बोलना। अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि आपको GSTR 4 फाइल करनी थी 30 अप्रैल को। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने GSTR 4 टाइम पर फाइल नहीं की और 3 महीने और बीत चुके हैं तो भी आपने GSTR 4 फाइल नहीं की, मतलब चलो आपने 30 अप्रैल को फाइल नहीं की, बात समझ में आ रही है, मई जून जुलाई मतलब 31 जुलाई तक भी आपने GSTR 4 अगर फाइल नहीं की तो हम आपकी RC कैंसिल कर सकते हैं। अब ये अमेंडमेंट आई है। अच्छा, एक बार सर दोबारा बोलना, क्या बोला आपने मैंने ये बोला नालायकों कि गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर GSTR 4 आपने ड्यू डेट पे फाइल नहीं की और 3 महीने और हो चुके हैं तो भी आपने फाइल नहीं की, तो अगर 3 महीने ऊपर टाइम हो गया है तो आपकी RC हम कैंसिल कर सकते हैं। बस ये बात ध्यान दो। तो पढ़ो यहां पे क्या लिखा है, देखो, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिट स्कीम हैज नॉट फर्निश हिज GSTR 4 फॉर ए फाइनेंशियल ईयर बियॉन्ड 3 months फ्रॉम द ड्यू डेट, मतलब जो भी आपकी ड्यू डेट है वहां से 3 महीने और बीत चुके हैं तो भी आपने GSTR 4 अगर फाइल नहीं की तो हम आपकी RC कैंसिल कर देंगे। बस ये बात ध्यान दो जी। तो क्या समझ में आ रहा है जी। तो आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा कि एक पर्सन ने कंपोजिट स्कीम ली हुई है, एक पर्सन ने कंपोजिट स्कीम ली हुई है, बताओ कितने महीने तक अगर वो GSTR 4 फाइल ना करे तो उसकी RC कैंसिल हो सकती है। तो बियॉन्ड 3 months, और बियॉन्ड 3 months का मतलब 30 अप्रैल से 3 महीने काउंट कर लो, मई जून जुलाई। इट मींस अगर 31 जुलाई तक उसने GSTR 4 फाइल कर दी तो वो बच जाएगा। अगर 31 जुलाई तक उसने GSTR 4 फाइल नहीं की, उसकी RC गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है। बस ये बात ध्यान दो। एक तो ये चीज आई है। फिर दूसरी अमेंडमेंट क्या निकल के आई है, एक बच्चा ये बात कह रहा है सर ये तो तब है ना जब उसने कॉम्पोजिट स्कीम ली है, आप अपनी बात क्यों नहीं कर रहे। जैसे आप हमारे सामने खड़े हो तो आपने कॉम्पोजिट स्कीम तो ली नहीं हुई, और इवन सर मेरे पापा मेरे साथ बैठे हैं, देखो ये सामने बैठे हैं, मेरे पापा भी आपकी क्लास देख रहे हैं, कह रहे GST में अमेंडमेंट सही है, मैं भी देख लेता हूं। अब पापा का ना क्वेश्चन ये आ रहा है कि पापा कह रहे हैं कि बेटे मैंने सेक्शन 10 वाली स्कीम नहीं ली, मैं तो नॉर्मल पर्सन हूं, मैं नॉर्मल स्कीम में आता हूं।
तो अगर मैं नॉर्मल स्कीम में आता हूं तो बेटे मेरे को भी ना डर लग रहा है, तो ये बता मेरा आरसी कब कैंसिल हो सकती है? भाई चलो सेक्शन 10 वालों को तो मैं बता दूंगा, मेरे 2-3 दुकानदार हैं उन्होंने सेक्शन 10 लिया हुआ है, उनको मैं बता दूंगा, बट तू मेरे बारे में बताना। अगर मान लो किसी ने नॉर्मल स्कीम ली है तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन भी गवर्नमेंट कैंसिल कर सकती है? मैं कहा अंकल बिल्कुल कर सकती है। अब पहले लॉ में लिखा हुआ था कि अगर आपने लगातार 6 महीने रिटर्न फाइल नहीं की, अगर आपने लगातार 6 महीने रिटर्न फाइल नहीं की तो आपकी आरसी कैंसिल हो सकती है। बट अब आप सब जानते हो जीएसटी में एक स्कीम है, आपने अगर स्कीम का नाम सुना होगा QRMP, सुनिए आपने QRMP, एक बार फटाफट से फुल फॉर्म लिखना सारे बच्चे, सारे बच्चे एक बार फटाफट से फुल फॉर्म लिख दो जी, सारे बच्चे एक बार फटाफट से फुल फॉर्म लिख दो। QRMP की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत बढ़िया, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। दोबारा बोलो, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो क्या अब मैं मंथली की बजाय क्वार्टरली रिटर्न भर सकता हूं जी? सारे बच्चे मेरे को बताओ, क्या मैं मंथली की बजाय अब क्वार्टरली रिटर्न भर सकता हूं? आंसर इज यस। अब प्रॉब्लम क्या था, जो पुराना लॉ था ना उसमें मंथली की बात हो रही थी। मंथली का मतलब कि लगातार 6 महीने रिटर्न फाइल नहीं की, लगातार 6 महीने रिटर्न फाइल नहीं की तो आपकी आरसी कैंसिल हो जाएगी। अब एक बच्चे के फादर कहते हैं यार एक बार गाबा सर से पूछ के बता कि भाई मैंने QRMP स्कीम ली हुई है, अब अगर मैंने QRMP स्कीम ली हुई है तो मेरे केस में तो क्वार्टरली रिटर्न होती है, तो मेरे केस में मंथ की तो बात ही नहीं होती, तो फिर मैं कितने डिफॉल्ट करूं कि मेरी आरसी कैंसिल हो जाएगी? तो मैं कहा सिंपल सी बात है अंकल, देखो 6 महीने मंथली वाले केस में है, अगर आपने QRMP स्कीम ली है तो 6 महीने कब खत्म होंगे? 2 क्वार्टर। तो अगर आपने लगातार 2 क्वार्टर की रिटर्न अगर फाइल नहीं की तो आपकी आरसी कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, मतलब चेंज कुछ भी नहीं है, एक क्लैरिफिकेशन है कि जो QRMP स्कीम नहीं ले रहे, मतलब मंथली में काम कर रहे हैं, तो 6 महीने लगातार रिटर्न फाइल नहीं की, उनकी आरसी कैंसिल हो जाएगी। और अगर वो QRMP स्कीम ले रहे हैं तो लगातार अगर 2 क्वार्टर की रिटर्न उन्होंने फाइल नहीं की तो उनकी QRMP कैंसिल हो जाएगी। तो देखो यहाँ, सॉरी, आरसी कैंसिल हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए पर्सन पेइंग टैक्स अंडर नॉर्मल स्कीम, क्या लिखा है जी? नॉर्मल स्कीम हैज नॉट फर्निश रिटर्न फॉर द सच कॉन्टिन्यूस टैक्स पीरियड एज में प्रिस्क्राइब, कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 6 मंथ, अगर आपने 6 मंथ अगर आपने मंथली रिटर्न भरी है, और अगर आपने QRMP स्कीम ली है तो कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड, 2 टैक्स पीरियड मतलब 2 क्वार्टर, तो अगर आपने लगातार 2 क्वार्टर का डिफॉल्ट कर दिया है अगर आप QRMP स्कीम ले रहे हो तो आपकी आरसी कैंसिल हो जाएगी। तो ये नया लॉ बना है रजिस्ट्रेशन के अंदर, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार जून के एग्जाम में कंफर्म बनेगा 100% बनेगा। आप देख लेना जून के एग्जाम में, आप मुझे याद करोगे, वहां बैठ के मेरे को याद करोगे, आप पक्का पक्का कह रहा हूं, पक्का कह रहा हूं, आप मेरे को याद करोगे, देख लेना कि गाबा सर ने कहा था कि क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन बन गया। सर एक बार ना फटाफट से ना, अब देखो आपने इस चैप्टर के अमेंडमेंट खत्म करवा दी, सिर्फ गिनी चुनी 3 अमेंडमेंट आई हैं, तो एक बार फटाफट से क्रक्स बता दोगे? देखो भाई क्रक्स, नालायक बच्चे देखो सीधे होके बैठ के कह रहे भाई क्रक्स आ गया, भाई क्रक्स आ गया, भाई हमारा नंबर आ गया। नालायक हो यार तुम यार, मेरा बच्चा शिमला मिर्च कलर के बच्चे हैं मेरे, ठीक है। अच्छा क्रक्स सुनो, क्रक्स देखो, पहली अमेंडमेंट का क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि अब वैसे रजिस्ट्रेशन वाले केस में अगर आप गुड्स में डील करते हो तो 40 लाख की लिमिट होती है, 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, 40 लाख के बाद करवाना है। बट गवर्नमेंट ने कहा 7 गुड्स ऐसे हैं जहां पे 40 लाख की लिमिट नहीं देंगे। अब 7 गुड्स में 3 गुड्स तो वो हो गए टिप, अब 3 गुड्स तो वही हो गए टिप वाले, टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला। 4 गुड्स कौन से हो गए? ब्रिक्स वाले। अब ब्रिक्स में आपकी ब्रिक्स ब्लॉक्स हो गया, आपके ऐश ब्लॉक्स हो गया, फिर आपके बिल्डिंग ब्रिक्स हो गया, फिर आपकी अर्थन टाइल हो गया, फिर आपकी रूफिंग टाइल्स हो गया। तो वो मतलब जो 4 एग्रीगेट्स हो गया, जो ये 4 ब्रिक्स आ रही हैं और 3 वो, 7 गुड्स में 40 लाख की लिमिट नहीं है। अमेंडमेंट नंबर 1 है। अमेंडमेंट नंबर 2 क्या निकल के आ रही है कि अगर मैंने कॉम्पोजिट स्कीम ली है, अगर मैंने कॉम्पोजिट स्कीम ली है तो GSTR 4 मुझे फाइल करनी होती है 30 अप्रैल को, साल खत्म हो गया, 30 अप्रैल को मुझे GSTR 4 फाइल करनी है। अगर मैंने GSTR 4 फाइल नहीं की और 3 महीने से ऊपर का टाइम हो गया तो फिर मेरी आरसी कैंसिल हो सकती है। गवर्नमेंट ये कहना चाह रही, मतलब अब आरसी कैंसिल होना पेमेंट पर लिंक नहीं है। अगर मैंने पेमेंट में डिफॉल्ट किया होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब उन्होंने लिंक कर दिया रिटर्न से। इट मीन जो तुम्हें रिटर्न फाइल करनी थी उसके 3 महीने तक अगर फाइल कर दी तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तुम्हारी आरसी कैंसिल कर देंगे अगर 3 महीने से ऊपर का टाइम हो गया कॉम्पोजिट स्कीम वाले केस। फिर अगर मैंने नॉर्मल स्कीम ली है और मैं मंथली रिटर्न भर रहा हूं तो लगातार 6 रिटर्न 6 महीने में अगर मैंने डिफॉल्ट कर दिया मेरी आरसी कैंसिल हो जाएगी। और अगर मैं QRMP स्कीम लेके बैठा हूं तो अगर लगातार 2 क्वार्टर की रिटर्न मैंने फाइल नहीं की है तो मेरी आरसी कैंसिल हो जाएगी, काम खत्म जी। अब लग रही है मुश्किल अमेंडमेंट, मजा आ रहा है ना? एक बार लिख दो, हाँ लिख दो, सारे बच्चे हाँ लिखो, मजा आ रहा है, पक्का पक्का। चलो जी, तो अब जाके फाइनली हमारी इस चैप्टर के अमेंडमेंट खत्म हो जाती हैं जी। अब आ जाओ अगले चैप्टर के अमेंडमेंट पे, बिल्कुल सिंपल अमेंडमेंट टैक्स इनवॉइस वाले चैप्टर में।
ये लगा लो 10-15 मिनट की अमेंडमेंट है। अगर आप सीधे होके बैठ गए ना तो अमेंडमेंट 10 मिनट में खत्म हो जाएंगी। अगर आप ऐसे टेढ़े होके बैठोगे तो 1 घंटा भी लग सकता है। सीधे होके बैठो बिल्कुल। अब एक बात मेरे को बताओ जी, आपने टैक्स इनवॉइस वाला चैप्टर किया था, याद है उसमें कॉन्सेप्ट था ई इनवॉइस। ई इनवॉइस है सर, कौन सा कॉन्सेप्ट था? ई इनवॉइस वाला। अरे नालायक को याद करो, आपको मैंने कहा था कि अगर ट्रांजैक्शन बी के बीच में हो रही है तो गवर्नमेंट ने कहा था आपको ई इनवॉइस इशू करना है। जब स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आया था तो 500 करोड़ की लिमिट थी। हाँ सर, वो मतलब याद आ गया, आपने कहा था हमें 20 करोड़ की लिमिट है, हमने दिसंबर में 20 करोड़ की लिमिट पड़ी थी, उसमें चेंज आ गया। आंसर इज यस। अब फर्क सिर्फ इतना सा है, जो लिमिट आपने 20 करोड़ की पड़ी थी दिसंबर के एग्जाम के लिए, ये आपने 20 करोड़ की लिमिट पड़ी होगी, अब वो लिमिट 10 करोड़ हो चुकी है। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये बच्चा सामने एक नालायक बच्चा बैठा है, बच्चा 5 करोड़ कह रहा है। 5 करोड़ की लिमिट आपके जून एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं है, तो गलती से भी 5 करोड़ मत लिखाना। 5 करोड़ की लिमिट अभी लेटेस्ट में आई है और वो वाली अमेंडमेंट हमारे जून के एग्जाम के लिए नहीं है। तो आपके एग्जाम के लिए जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल है वो 10 करोड़ रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है, बस ये बात ध्यान दो। तो पहला चेंज लिमिट के अंदर आ गया, मतलब पहले 20 करोड़ से अगर ऊपर टर्नओवर थी तब ई इनवॉइस की बात होती थी। अब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम्हारी टर्नओवर प्रीवियस ईयर 17-18 से किसी भी साल अगर 10 करोड़ से ऊपर की रही होगी ना, अब बिजनेसमैन को ई इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो। और ये ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही कब होता है? ओनली B2B वाले केस में, B2C वाले केस में लगता है, मतलब बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन। बिजनेसमैन टू कंज्यूमर वाले केस में ई इनवॉइस की बात नहीं होती, वहां पे डायनेमिक क्यूआर कोड की बात होती है, ई इनवॉइस की बात नहीं होती। तो देखो यहां पे क्या लिखा है जी, invoice mandatory for all registered person with aggregate turnover in any preceding financial year from financial year 17-18 onward greater than 10 करोड़। तो बस चेंज क्या निकल कर आया है कि जो आपने 20 करोड़ रुपए की लिमिट पहले पड़ी होगी वो 10 करोड़ रुपए की लिमिट हो चुकी है। पहला चेंज बस ये निकल के आया। दूसरा चेंज क्या निकल कर आया है, याद करो, आपको मैंने क्लास में कहा था कि ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट जो है ना वो हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब कुछ एक्सेप्शन भी थी। जहां जहां मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई इस वाले केस में ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, चाहे टर्नओवर जितनी मर्जी क्यों ना हो। अब उसमें एक पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया और वो सिंपल सी बात है, आपको मैंने पहले भी बताया था, ये गवर्नमेंट जरूर ऐड करेगी। गवर्नमेंट पता क्या बोला कि अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या लोकल अथॉरिटी है तो वो एग्जम्प्ट है ई इनवॉइस से, मतलब उनको इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो गवर्नमेंट कितनी चालू है, अपने आप को बाहर निकाल दिया कि हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो खुद ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तुम हमें इनवॉइस की बात करोगे? हमें 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 बात करोगे? हम गवर्नमेंट हैं, हम लोकल अथॉरिटी हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ना 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 भाई, गलती हो गई थी, वो हम लिखना भूल गए थे, ये तो हमको लगा तुम मान ही लोगे। लोगों ने कहा कैसे मान लेंगे? तो गवर्नमेंट ने कहा अब मान लो, अब हम लिखने जा रहे हैं गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी ये इन इनवॉइस से एग्जम्प्ट है, इनको ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, तो पहले SCZ, ये तो पहले एग्जम्प्ट थे, SCZ वाले पहले एग्जम्प्ट थे। इंश्योरेंस और बैंकिंग कंपनी ये भी पहले एग्जम्प्ट थे, इनको भी इशू नहीं करना। और फिर आपका पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले ये भी एग्जम्प्ट है, GTA की सर्विस वाले ये भी एग्जम्प्ट है। फिर आपका मूवी की टिकट जो होती है, जो मूवी की टिकट नहीं होती सिनेमा हॉल, जब आप मूवी देखने जाते हो, पठान, अम्मी जान कहा करती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये डायलॉग पठान का नहीं है? मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। अच्छा ये भी पठान का नहीं है? तुम्हें तो सारे पता, तुमने भाई सब लिख रखे हैं कौन कौन से डायलॉग है नालायक कहीं के। अब जो भी सुनना ध्यान से, अब जो भी आप मूवी की टिकट, मतलब मूवी की टिकट जो होती है ना, तो अगर आप जितने भी मूवी की टिकट बेचने वाले हैं उनको ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो एग्जम्प्ट है। अब एक पॉइंट इन्होंने और ऐड कर दिया कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और लोकल अथॉरिटी है उनको भी ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे उनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो। ठीक है जी। अब बताओ कौन कौन एग्जम्प्ट हो गया जी? वैसे गवर्नमेंट ने क्या बोला? जिसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है। हाँ जी बोलो, बोलो भाई, ओए सीधो के बैठो नालायक, तुम्हें बार बार बताना पड़ेगा क्या? मतलब 2 मिनट बाद लेट जाते हो यार तुम, यार हद होगी यार तुम्हारी यार, मतलब तुम मेरे मजे लेते हो मेरे को लग रहा है। सारे बच्चे मेरे को बताओ रही कौन कौन सा केस ई इनवॉइस में एग्जम्प्ट है? मतलब वैसे नॉर्मल केस में 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होगी, ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है, और B2B वाले केस में, B2C वाले केस में नहीं है। और टर्नओवर कब चेक करनी है? 17-18, जो हमारा 17-18 साल था जब हमारा GST बना, वहां से पिछले किसी भी साल में अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है तो ई इनवॉइस में को इशू करना है। कहां कहां इशू नहीं करना? SCZ एग्जम्प्ट है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी एग्जम्प्ट है, GTA की सर्विस देने वाले एग्जम्प्ट है, पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट है,
सिनेमा हॉल एग्जम्प्ट है, और गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अब ये भी एग्जम्प्ट हो चुके हैं, इनको भी ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारे लोग एग्जम्प्ट है, इनको छोड़ के अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है उस केस में ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट है। बात समझ में आ रही है? तो बस एक दो चेंज आए हैं। पहला चेंज आया है 20 करोड़ की लिमिट अब 10 करोड़ हो चुकी है, और दूसरा चेंज आया कि गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को भी ई इनवॉइस से एग्जम्प्ट कर दिया गया। अगला फिर क्या चेंज आया है जी? अगला आया डायनेमिक क्यूआर कोड। अब डायनेमिक क्यूआर कोड में कुछ भी नहीं है, क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन क्या निकल कर आई है? याद करो, आपको मैंने क्लास में कहा था डायनेमिक क्यूआर कोड और ई इनवॉइस में फर्क होता है। ये सामने एक बच्चा बैठा है, ये रेड कैप डाल रखी, क्या डाल रखा है आपने? क्या है? जैकेट, मतलब जो जैकेट के पीछे कैप है। आपसे बात कर रहा हूँ, और टमाटरी कलर हाँ, ये टमाटर कलर का बच्चा, आपसे बात कर रहा हूँ। एक बात मेरे को बताओ, याद है डायनेमिक क्यूआर कोड क्या था? डायनेमिक क्यूआर कोड बोलो बोलो बोलो, सही बोल, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यस, कि डायनेमिक क्यूआर कोड जो था वो मैंने कहा था B2C वाले केस में होता है, और वो पेमेंट करने के लिए होता है। वो एक क्यूआर कोड होता है जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। आपको याद है ना, मैंने क्लास में समझाया था कि आजकल कई क्यूआर कोड ऐसे आ गए हैं जहां पे पेमेंट लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑलरेडी पेमेंट लिखी हुई आती है। जैसे आज मैं बताता हूं, सुबह मेरे को पेट्रोल पंप में गया। अच्छा ध्यान सुनना, कल संडे को ना आपके अमेंडमेंट क्लास नहीं है, कल अमेंडमेंट क्लास नहीं होगी, मंडे को होगी। और मंडे को होपफुली आपकी लाइव होगी, शाम को 7 बजे मैं लाइव आऊंगा, क्योंकि सेटअप मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो टेंशन मतलब, मंडे को शाम को 7 बजे, कल क्लास नहीं है। आज शाम को मेरे को, एक तो मेरे को फीवर है, देखो फीवर में मैं कितना तेज बोल रहा हूँ, और डॉक्टर ने कहा आराम चाहिए, बट मैंने कहा आराम हो नहीं सकता, क्योंकि मुझे मिलना है बच्चों से, और बच्चों से मिलता है मुझे मोटिवेशन। ठीक है जी, तो इसलिए मैं कल का एक ऑफ कर रहा हूँ। और दूसरा फिर कल का थोड़ा बचा हुआ काम, आपको पता है शादीशुदा इंसान है, मुझे कह रहा झाड़ू पोछे मारने होते हैं क्या नहीं नहीं नहीं, एक तो तबीयत का मेरे को आराम चाहिए, और दूसरा जो मेरे को आपके नोट्स देने आया था, आपको मैंने कमिटमेंट की थी कि मैं जीएसटी की समरी बुक आपको दूंगा 16 तारीख को, तो वो मुझे तैयार करनी है। ठीक है जी, तो कल इसलिए आपको ऑफ है, मंडे को शाम को 7 बजे मिलेंगे। ठीक है, अच्छा आप सुना ध्यान से। अब याद करो, मैंने कहा, अच्छा मैं आपको बता रहा था, आज मैं सुबह पेट्रोल डलवाने के लिए गया, तो जब मैंने पेट्रोल डलवाया ना, तो मैंने कहा मेरे को ना पेमेंट करनी है पेटीएम से। तो उसने ना क्यूआर कोड जो मेरे को दिया, जैसे मैंने स्कैन किया, मेरे पेटीएम में वही सेम अमाउंट आ गया जो मैं जितने का मैंने पेट्रोल डलवाया। इवन पॉइंट्स में सर, मतलब वो मतलब डिलीट नहीं हो रहा था। अब सोच के बोला, उस क्यूआर कोड को बोलते हैं डायनेमिक क्यूआर कोड। आपको मैंने क्लास में समझाया भी था कि यार हर दुकान पे नॉर्मली ये क्यूआर कोड मिल जाता है, बट ये सबको रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर होगी प्रीवियस ईयर 17-18 से किसी भी साल में, उसको डायनेमिक क्यूआर कोड मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो डायनेमिक क्यूआर कोड मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बस क्लैरिफिकेशन बस इतनी सी आई है कि यहाँ पे टर्नओवर उन्होंने क्लियर किया है कि यहाँ गलती से भी टर्नओवर 10 करोड़ मत कर देना। 10 करोड़ की लिमिट जो है वो ई इनवॉइस वाले केस में है, 500 करोड़ की लिमिट जो है वो डायनेमिक क्यूआर कोड वाले केस में है। ई इनवॉइस B2B वाले केस में होता है, और ये इनवॉइस जो होता है B2C वाले केस में होता है, B2B वाले केस में नहीं होता। डायनेमिक क्यूआर कोड की बातें B2C वाले केस में होती है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, तो बस ये क्लैरिफिकेशन है। अच्छा एक बात और बताओ, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब रजिस्टर्ड पर्सन अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा, तो बताओ सारे बच्चे मेरे को बताओ, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा तो टैक्स इनवॉइस की बात होगी या डायनेमिक क्यूआर कोड की बात होगी? बताना एक बार चैट बॉक्स में, बताओ मेरे को, बताओ। अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा तो टैक्स इनवॉइस की बात, सॉरी ई इनवॉइस की बात होगी या डायनेमिक क्यूआर कोड की बात होगी? मान लो टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है, बहुत बढ़िया सर, टैक्स इनवॉइस की बात होगी। ठीक है, अच्छा अगर रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा, उस केस में क्या ई इनवॉइस की बात होगी? नहीं, उस केस में किसकी बात होगी? डायनेमिक क्यूआर कोड की। बट वो डिपेंड करता है, टर्नओवर जो है 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। अब यहां पे ना प्रॉब्लम ही आती थी, मुझे नहीं पता कितने बच्चे मेरी क्लास में इंटेलिजेंट हैं। हो इंटेलिजेंट? अब पक्का देख लो, सोच लो, क्वेश्चन पूछूंगा बताना पड़ेगा। पक्का इंटेलिजेंट हो? चलो बताओ फिर मेरे को। किसी को याद है मैंने क्लास में आपको बताई थी रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है? किसी को याद है रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है जी? रजिस्टर्ड पर्सन मींस जो सेक्शन 25 में रजिस्टर्ड होते हैं बट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जिनके पास होता है, उसको हम रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं करते। नहीं याद आया ना? मेरे को पहले ही पता था यार, आप जैसे नालायक बच्चे हो ही नहीं सकते बच्चा कह रहा नालायक नहीं बोलने का, याद है हमें, याद आ गया। आपने कहा था यूआईएन होल्डर को हम रजिस्टर्ड पर्सन में कवर नहीं करते, आंसर इज यस। तो जिनके पास यूआईएन नंबर होता है ना,
उनको हम रजिस्टर्ड पर्सन वाली कैटेगरी में कवर नहीं करते। अब क्वेश्चन यह राइज हुआ कि अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन में नहीं आते, तो अगर मान लो हम उनको सप्लाई कर रहे हैं यूआईएन वालों को, तो क्या उस केस में ई इनवॉइस की बात होगी? गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल ही बात नहीं होगी, क्योंकि ई इनवॉइस कहां लगेगा? रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, और यूआईएन वाले रजिस्टर्ड है नहीं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आया कि क्या उस केस में डायनेमिक क्यूआर कोड की बात होगी? तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया, आंसर इज यस। भैया सिंपल सी बात है, B2C का मतलब क्या होता है? जो आदमी अनरजिस्टर्ड है और जो रजिस्टर्ड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, उसको भी डायनेमिक क्यूआर कोड में कवर कर दिया जाएगा। बस ये बात ध्यान दो। तो एक क्लैरिफिकेशन है, डायनेमिक क्यूआर कोड रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड ऑन इनवॉइस इश्यूड टू ए पर्सन हैविंग यूआईएन नंबर। तो जिनके पास यूआईएन नंबर है उसको जो इनवॉइस इशू करेंगे उसमें डायनेमिक क्यूआर कोड की बातें होंगी। बस ये बात ध्यान दो जी। बात समझ में आ रही है जी? तो बिल्कुल बेसिक से अमेंडमेंट है, इसके अंदर कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। लिमिट वही है, 500 करोड़ की लिमिट है। B2C वाले केस में एक क्लैरिफिकेशन बस ये है कि यूआईएन को सप्लाई करोगे तो भी डायनेमिक क्यूआर कोड की बातें होंगी। ठीक है, अब आ जाओ अगली जो अमेंडमेंट है, ये है लास्ट अमेंडमेंट। और नहीं, लास्ट अमेंडमेंट नहीं, 2 अमेंडमेंट अभी और बची हैं। ये लो जी। अब अगली अमेंडमेंट ये आई है, एक बात मेरे को बताना, जैसे आप जब भी मार्केट में आप जाते हो तो क्या आप इनवॉइस की कॉपी लेके आते हो? जैसे आपने कई बार देखा होगा, आप जब भी जाते हो तो वो आपको पकड़ाते नहीं कि भैया भाई साहब अरे 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 भाई अरे भाई अरे अरे भाई किथे जान लग रहा, ये इनवॉइस तो ले जा। आप कहते हो ओह सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा ऊपर लिखा होता है टैक्स इनवॉइस। ऐसा कभी आप इनवॉइस घर लेके आते हो? फिर आप कई बार क्या करते हो, वो एनवलप में डाल देते हो और फिर वो मम्मी को, मम्मी ये इनवॉइस ना संभाल के रख लेना, ये वो ना मैं जीएसटी का इनवॉइस लेके आया हूं। अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया कि जहां जहां ई इनवॉइस की बात नहीं हो रही वहां तो फिजिकल इनवॉइस चाहिए, बट जहां ई इनवॉइस की बात हो रही है उस केस में फिजिकल इनवॉइस की कॉपी कैरी करना जरूरी नहीं है। एक बार दोबारा मैं ये कह रहा हूं, जहां जहां ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, मतलब अप टू 10 करोड़, क्योंकि 10 करोड़ के बाद तो इनवॉइस आ गया B2B वाले केस में। 10 करोड़ तक अगर मेरी सप्लाई है, मेरी टर्नओवर 10 करोड़ तक है और B2B वाला केस है, गवर्नमेंट ने बोला उस केस में फिजिकल कॉपी की रिक्वायरमेंट है। बट अगर मेरी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है और मैं सप्लाई कर रहा हूं B2B, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया ई इनवॉइस लगेगा। तो जहां ई इनवॉइस लगेगा ना, उस केस में फिजिकल कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, इन केस ऑफ इश्यूएंस ऑफ ई इनवॉइस नो रिक्वायरमेंट टू कैरी फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइस। तो सिंपल सी बात है, जहां पे भी ई इनवॉइस की बात होगी तो ऑलरेडी गवर्नमेंट कह रही है वो इनवॉइस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा, पीडीएफ से भी काम चल जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं है फिजिकल कॉपी लेके घूमनी पड़ रही है, दिखानी पड़ रही है, ना तुम अगर पीडीएफ कॉपी भी दिखा दोगे, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस भी दिखा दोगे तो भी काम चल जाएगा। उस केस में फिजिकल कॉपी कैरी करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर तुम्हारे ऊपर ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है। बात सुन में आ रही है? पक्का पक्का थम्स अप दिखा दो एक बार थम्स अप, हाई फाई करो, हाई फाई। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ जीएसटी की इस चैप्टर की लास्ट अमेंडमेंट के ऊपर आओ जी। अब लास्ट अमेंडमेंट बिल्कुल सिंपल है, इसको वैसे हम अमेंडमेंट क्लास 1 में कर चुके हैं। किसी को याद है अमेंडमेंट क्लास 1 में मैंने आईटीसी की बातें की थी और आपको मैंने वहां पे कहा था कि अगर आईटीसी आप क्लेम करना भूल जाते हो तो आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट क्या है? एक बार बताना, आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट क्या है? आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट, आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट वही 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर नहीं, नवंबर। अरे नालायकों बता दो यार, अभी 2 दिन पहले अमेंडमेंट क्लास हमने की है। आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट क्या होती है? अगले साल की 30 नवंबर। और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवरेज अर्लियर, ये थी ना। और आपको मैंने उस टाइम भी कहा था कि जहां जहां एक्ट में ये डेट थी अब वो चेंज हो चुकी है, वही चेंज डेबिट नोट वाले केस में आया। याद करो सारे बच्चे क्लास में जी। आपको मैंने कहा था कि अगर वैल्यू कम है, सारे बच्चे पहले मेरे को बताओ, अगर मेरी वैल्यू कम है, वैल्यू को बढ़ाना है, बताओ क्या करूंगा जी? क्या इनवॉइस में कटिंग कर दूं क्या? बोल दो। अगर वैल्यू कम है, वैल्यू को बढ़ाना है, तो क्या करूं? इनवॉइस में कटिंग कर दूं? नहीं, उस केस में बात होगी डेबिट नोट की। अच्छा, अगर वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू कम करनी है, उस केस में किसकी बात होगी? क्रेडिट नोट की बात होगी। तो अगर वैल्यू कम है, वैल्यू बढ़ानी है तो डेबिट नोट की बात होगी। वैल्यू ज्यादा है, वैल्यू कम करनी है, उस केस में क्रेडिट नोट की बात होगी। अच्छा, फायदा किस केस में है गवर्नमेंट को फायदा किस केस में है? डेबिट नोट वाले केस में फायदा है, इसमें फायदा नहीं है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि जहां गवर्नमेंट को फायदा होता है वहां गवर्नमेंट कहते हैं डेबिट नोट कभी भी इशू कर सकते हो, और जहां गवर्नमेंट को नुकसान है क्रेडिट नोट वाले केस में तो गवर्नमेंट ने कहा था आप इशू कर सकते हो इस पर्टिकुलर टाइम तक। तो पहले वो टाइम था सितंबर के मंथ का एंड और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवरेज अर्लियर,
अब वो सितंबर वाला महीना खत्म हो चुका है। अब गवर्नमेंट ने कहा क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट व्हिच एवर इज अर्लियर, मतलब जो सेम आपने आईटीसी वाले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी, सेम टाइम लिमिट अब क्रेडिट नोट वाले केस में रिवाइज हो चुकी है। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, तो डेबिट नोट तो वही डेबिट नोट वाले केस में तो कोई टाइम लिमिट पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। अब गवर्नमेंट कह रही है डिटेल ऑफ क्रेडिट नोट, ध्यान रखना डेबिट नोट नहीं, credit note, detail of credit note in the return for the month of during the which such credit note has been issued but not later than 30th November of the succeeding financial year or the date of furnishing of the relevant annual return whichever is earlier। तो सिंपल सी बात निकल के आ रही है कि आज अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए चाहे आईटीसी क्लेम करने का चाहे क्रेडिट नोट की डेट का, तो सेम है अगले साल का 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, ये इसमें चेंज आ चुके हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको मैंने पहले वैसे समझाया ही था कि पूरे एक्ट में टाइम लिमिट चेंज हो चुकी है, तो वो ये चेंज वही सेम चेंज आया है। तो मैं दोबारा से इसका क्वेश्चन नहीं करा रहा क्योंकि ऑलरेडी आईटीसी में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंपल सी बात है, आज अगर मान लो मेरे को वैल्यू पहले ज्यादा थी, वैल्यू कम करनी है, तो गवर्नमेंट ने कहा तुझे क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, जिस साल का वो इनवॉइस है उसे अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट इनमें से जो भी अर्लियर होगा वहां तक तुझे क्रेडिट नोट जो होगा वो इशू करना पड़ेगा, और डेबिट नोट की अभी भी कोई लास्ट डेट नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो जी, अब बताओ इनवॉइस वाले चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट आई है। अब बताऊंगा, सावधान, अब क्या बताऊंगा, क्रक्स। चलो जी बताओ जी, क्रक्स सुनो ध्यान से, क्रक्स का निकल के आ रहा है। ये क्या बच्चा बोल रहा है? चलो जी एक बार क्रक्स सुनो, क्रक्स क्या निकल के आ रहा है। तो पहली अमेंडमेंट आई है, एक तो सर 20 करोड़ की लिमिट थी इनवॉइस वाले केस में, अब वो 10 करोड़ की लिमिट हो चुकी है, तो हमारे एग्जाम के लिए लिमिट एप्लीकेबल है 10 करोड़ की। दूसरा, फिर ई इनवॉइस कुछ केस में एग्जाम्प्ट होता है, उसमें एक पॉइंट नया आ गया, गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को भी एग्जाम्प्ट कर दिया गया, इनको भी ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चाहे इनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो। फिर तीसरी अमेंडमेंट आई है, थर्ड अमेंडमेंट क्या नहीं, हाँ डायनेमिक क्यूआर कोड, वो लिमिट 500 करोड़ ही है, अगर 500 करोड़ से ऊपर होगी तो B2C वाले केस में डायनेमिक क्यूआर कोड आपको मेंशन करना होगा, और हाँ अगर UIN वालों को सप्लाई करोगे तो भी डायनेमिक क्यूआर कोड मेंशन करने की रिक्वायरमेंट है। अगली फिर अमेंडमेंट निकल के आई है आपकी, हाँ भाई जहां पे ई इनवॉइस की बात होती है उस केस में फिजिकल कॉपी कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जहां पे ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट नहीं लगता वहां पे फिजिकल कॉपी कैरी करने की रिक्वायरमेंट होती है, तो ई इनवॉइस वाले केस में फिजिकल कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगली फिर अमेंडमेंट निकल कर आई है कि जो डेबिट नोट है, वैल्यू कम है वैल्यू बढ़ानी है डेबिट नोट, उसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, वैल्यू ज्यादा है वैल्यू कम करनी है क्रेडिट नोट, उसकी टाइम लिमिट अब गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी है। एक्सटेंड क्या कर दी, अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, ये बातें आपकी निकल के आ रही हैं। तो टोटल आज हमने कितनी अमेंडमेंट की हैं? टोटल आज हमने की है 7 अमेंडमेंट। क्या आप मेरे को 7 अमेंडमेंट 60 सेकेंड में रिवाइज करवा सकते हो? देखो टाइम स्टार्ट होता है अब, 60 सेकंड आपके पास है, 7 अमेंडमेंट फटाफट से सारे बच्चे चैट बॉक्स भर दो। मैं कह रहा हूं भाई साहब यूट्यूब पगला जाए, यूट्यूब का भाई साहब ये बाढ़ कहां से आ गई, सारे बच्चे 7 अमेंडमेंट 60 सेकंड फटाफट से लिखना स्टार्ट करो। अमेंडमेंट 1, हाँ रजिस्ट्रेशन वाले केस में 40 लाख की लिमिट वैसे गुड्स वाले केस में होती है, बट 7 गुड्स ऐसे हैं जहां पे 40 लाख की लिमिट नहीं है। 3 तो वही टिप टिप बरसा पानी, टबैको आइसक्रीम पान मसाला, और फिर 4 ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स में कौन सी आ गई, ऐश ब्लॉक्स हो गया, ऐश ब्रिक्स हो गया, और ऐश एग्रीगेट्स हो गया, और फिर फॉसिल मिल्स हो गया, ब्रिक्स फॉर फॉसिल मिल्स हो गया, बिल्डिंग ब्रिक्स हो गया, और फिर आपका रूफिंग टाइल्स हो गया, और अर्थन टाइल्स हो गया। इनमें 40 लाख की लिमिट नहीं लगेगी, आपकी 20 या 10 लाख की लिमिट लगेगी। 40 लाख की जो लिमिट है इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। फिर अगली अमेंडमेंट आई है रजिस्ट्रेशन में ही कि अगर मैं कॉम्पोजिट स्कीम लेके बैठा हूं तो GSTR 4 मुझे भरनी होती है 30 अप्रैल को, अगर उसको भरने में 3 महीने से ऊपर का मैं डिले कर देता हूं तो मेरी RC जो होगी वो कैंसिल कर सकती है गवर्नमेंट। फिर अगर मान लो मैं नॉर्मल स्कीम लेके बैठा हूं, अगर मंथली स्कीम ले रखी है, लगातार 6 महीने रिटर्न मैंने फाइल नहीं की, मेरी RC कैंसिल हो सकती है। और अगर मैंने QRMP स्कीम ली है तो लगातार 2 क्वार्टर की रिटर्न मैंने अगर फाइल नहीं की, मेरी RC कैंसिल हो जाएगी। ये अमेंडमेंट थी रजिस्ट्रेशन में। फिर अगला था इनवॉइस वाले चैप्टर में 20 करोड़ की लिमिट आपकी 10 करोड़ हो चुकी है। फिर अगला गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी को इनवॉइस की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। फिर अगला डायनेमिक क्यूआर कोड में 500 करोड़ की लिमिट होती है, और UIN वालों को भी डायनेमिक क्यूआर कोड इशू मतलब मेंशन करना पड़ेगा। अगली फिर अमेंडमेंट निकल के जहां इनवॉइस कॉन्सेप्ट लग रहा है वहां फिजिकल कॉपी की रिक्वायरमेंट अब नहीं है। और फिर अगली अमेंडमेंट निकल के आ रही है डेबिट नोट वाले केस में आपकी टाइम लिमिट पहले भी नहीं थी आज भी नहीं है,
क्रेडिट नोट वाले केस में टाइम लिमिट की होगी अगले साल की 30 नवंबर, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है जी, तो चलो जी 2 चैप्टर के अमेंडमेंट हमने और कंप्लीट कर ली हैं, तो बस एक सप्लाई का चैप्टर बचा है, उसमें कुछ अमेंडमेंट है, और एक हमारा चैप्टर भी बचा हुआ है, हाँ एक चैप्टर हमारा बचा हुआ है ई वे बिल का, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं, और 2-3 चैप्टर और हैं अमेंडमेंट्स, मतलब ये लगा लो हमारी 2 अमेंडमेंट क्लास कम से कम भी और लगेंगी जीएसटी के अंदर। कोई दिक्कत तो नहीं है? मजा आ गया आपको? मजा आना चाहिए बस। ठीक है जी, और एक बात और बताऊं, आगे आओ आगे आओ आगे तो आओ। जब सारी अमेंडमेंट खत्म हो जाएंगी, बच्चे कह रहे क्रक्स वीडियो, हाँ तो मैं 1 घंटे में क्रक्स में अमेंडमेंट करवा दूंगा, बट भूल के भी वो वीडियो सीधा मत देख लेना, मैं गारंटी दे रहा हूं लिख के, आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा। और मैं डालूंगा भी तब जब ये सारे बच्चे देखेंगे और मुझे व्यूज से पता लग जाएगा, क्योंकि अगर इसके व्यूज कम आ रहे हैं तो मतलब आप ये देख नहीं रहे, फिर क्रक्स वीडियो आपकी गई। ये क्रक्स वीडियो डलेगी ही तब जब इन वीडियो को आप देखोगे, कमेंट करोगे बढ़िया बढ़िया, लाइक ठोक के जाओगे, लाइक का बटन तोड़ के जाओगे, तब मैं वो क्रक्स वाली वीडियो डालूंगा आज। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी हम मुलाकात करेंगे परसों शाम को, मंडे को 7 बजे, और अमेंडमेंट क्लास नंबर 4 के साथ। 3 अमेंडमेंट क्लास हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मिलते हैं परसों मंडे शाम को 7 बजे, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, और लाइक का बटन तोड़ दिया जाए। ठीक है जी, चलो बाय 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 बाय, गॉड ब्लेस यू। मेरा दिल जिस दिल पे